अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वीकेंड कैसा गुजरा आप सबका? काम करते हुए, घूमते फिरते, या फिर खाते पीते हुए, या फिर मेहमानों से मिलते हुए? अच्छा जी, एक अच्छा वीकेंड गुजारना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके ब्रेन को फ्रेश करता है, ब्रेक देता है, और फिर उसके बाद जब मंडे स्टार्ट होता है तो आप फिर से दोबारा अपनी रूटीन की तरफ आ जाते हैं, तो उसके लिए ब्रेक ज़रूर चाहिए होता है। अच्छा, मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेमेडी शेयर करती हूँ। जो लोग ये कहते रहते हैं ना कि भाई हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो रही है, बीपी लो हो रहा है, जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द है, और हम बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि आप अपने ही घर पर खुद अपने लिए एनर्जी मिल्क शेक कैसे बना सकते हैं, जो कि बाजार के एनर्जी ड्रिंक से 10 गुना बेहतर है। तो तरकीब कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आपने भुने हुए चने लेने 60 ग्राम, और फिर उसमें आपने डालना है 1 केला, 1 गिलास दूध लेना है, 3 खजूरें और थोड़ा सा गुड़ मिला लें। अच्छा, अब लोग कहेंगे कि गुड़ मिलाने से मीठा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि गुड़ की जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा ताकत देती है और इतना ज़्यादा मीठा नहीं करती है, ये चीनी से बहुत बेहतर है। तो आपने भुने हुए चने 60 ग्राम लेना है, 1 केला लेना है, 1 गिलास दूध, 3 खजूरें, थोड़ा सा गुड़ मिलाया, और उसके बाद आपने जो है इसको ग्राइंडर कर लिया। और जब ये मिल्क शेक बन गया तो इस पर आप ड्राई फ्रूट की टॉपिंग कर लें। अच्छा, इसमें आप जो है अलसी के बीज भी डाल सकते हैं, और जो भी आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। अच्छा जी, 1 गिलास ये काफ़ी हो जाएगा आपके एनर्जी के लिए। अब कुछ लोग चाहें तो इसको सुबह नाश्ते में वर्कआउट से पहले भी पी सकते हैं, या फिर दोपहर के टाइम पर जब बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही होती है तो ये एनर्जी मिल्क शेक जो है वो आप पी सकते हैं। ये आपको दिन भर जो है वो ताज़ा दम रखेगा। इसके अलावा ये जो आपके जो जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, और जिन लोगों को भी सर्वाइकल पेन की वजह से चक्कर आते हैं वो नहीं आएंगे। ये है जी आज की रेमेडी। अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जो है खबरें शेयर करते हैं। अच्छा, खबरें क्या कुछ हैं? खबरें बहुत कुछ हैं। इस पूरे ब्रेक के टाइम पर, वीकेंड के टाइम पर बजट भी रहा। वहीं खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। खालिद मकबूल के सिद्दीकी का जो है एक सवाल है जो उन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा जी, एमक्यूएम से पहले क्या कराची में अमन था? अच्छा, अब ये खबर कुछ इस तरीके से है कि चेयरमैन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्तफसार किया है कि एमक्यूएम से पहले कराची में अमन था। कराची डायलॉग सेमिनार से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची के जो मौजूदा हालात हैं उस पर तमाम जमातों में इत्तफाक राय पाया जाता है। उन्होंने कहा कि कराची के मुकदमे और पैकेज के लिए हर अदवार में सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई। पानी के तमाम बड़े मंसूबे जो हैं हमारे दौर में लगाए गए। एमक्यूएम चेयरमैन ने मजीद कहा कि एमक्यूएम के दौर में कराची दुनिया की 12 बड़े तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में एक और ख़बर जो है वो शेयर करते हैं। और ये खबर जो है कराची पोर्ट ट्रस्ट के हवाले से, एंड इट्स रियली ग्रेट न्यूज़। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप 99वें नंबर से 69वीं पोजीशन पर आ जाएं तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी खबर भी है और डेवलपमेंट भी है। तो हुआ कुछ इस तरह से है कि कराची पोर्ट ट्रस्ट आलमी सतह पर अपनी शानदार पेशरफ का सफ़र जारी है। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने आलमी बंदरगाहों की जो दर्जाबंदी है उसमें 99वीं रैंकिंग से 69वीं पोजीशन हासिल कर ली है। CCPI के इंडेक्स की जो 2025 की रिपोर्ट है वो ऐसा बताती है। इस परफॉर्मेंस के हवाले से एक साल में 30 दर्जे की नुमाया बेहतरी आई है। कराची पोर्ट ट्रस्ट का CPPI स्कोर जो है 30.0 से बढ़कर 45.7 हो गया है, जो ऑपरेशनल कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी का आकाश है। रिपोर्ट ऐसा कह रही है। कराची पोर्ट ट्रस्ट की ये शानदार कामयाबी इदारे के बेहतरीन अनथक मेहनत का जो है वो मुबलता सबूत है। KPT कारकर्दगी के अज़्म और टीम एक टीम बनकर सामने आई है। ठीक है जी, ऐसा कहना है KPT का। अच्छा, मजीद उन्होंने कहा कि मिलकर हम 2027 तक दुनिया की टॉप 50 बंदरगाहों में शामिल होने की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। अच्छा जी, ये कहना है KPT का, तो ये बड़ी अच्छी खबर है। मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम औसम है, और शहर कायद में जो मौसम है कुछ इस तरह से है कि तेज़ रफ्तार हवाएं भी चल रही हैं, जबकि जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, ये जो मौसम औसम है इसकी वजह यह है कि कुछ मतला जो है वो अबर आलूद है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है उसमें कमी हुई है। अल्लाह करे ये पूरा दिन भी ऐसे ही रहे। शहर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, और जनूब मगरब सिम से हवाओं की जो रफ्तार है वो 19 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार रिकॉर्ड की गई है। चले जी, ये हो गई हमारी खबरें मौसम की, हमने आपके साथ में शेयर की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपसे मिलवाएंगे टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह से, जो हमें बताएंगी कि जी क्या चल रहा है स्टार साइंस की ज़िंदगी में।
वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात करते हैं कि क्या कुछ है आज कार्ड्स में। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह मौजूद हैं और वो आज हमें बताएंगी कि इस पूरे हफ्ते में कौन सा स्टार साइन जो है सबसे आगे जा रहा है, किसकी किस्मत चमक रही है, किसको जो है वो सफ़र करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्या एहतियात करना चाहिए। उनसा कुछ हमें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उनसे ये बताइए कि हम हमेशा जो है वो वन बाय वन करके जो है सब स्टार्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो आज हमने सोचा कि आज हम उन स्टार्स के बारे में पहले बात करते हैं जो इस हफ्ते जो है बड़ा तरक्की करेंगे, यानी उनके लिए बड़ा पॉजिटिव हफ्ता है। फिर हम उन स्टार साइंस के बारे में बात करेंगे जिनके लिए थोड़ा सा ये हफ्ता नेगेटिव है। तो हम स्टार्ट करते हैं उन स्टार से जिनके लिए हफ्ता थोड़ा सा नेगेटिव है, तो कंबाइन करके आप बताती जाइएगा क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, तो हम चाहते हैं कि कम वक्त में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स की बात हो जाए। अच्छा ठीक है, पहले हाँ। अर्थ साइन की बात करते हैं। अर्थ साइन में टॉरस आएगा, जिसमें कैप्रिकॉर्न आएगा, टॉरस जो है वर्गो आएगा। तो इन तीन की बात करते हैं। तो इन तीन स्टार्स के लिए फाइनेंशियली ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। पैसे ही पैसे आएंगे, सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकती है। अगर जॉबलेस हैं तो उनको जॉब मिल सकती है। हाँ। तो उनकी लाइफ स्टेबिलिटी नहीं थी, बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी रहती थी जॉब प्रोफेशनली या उनकी पर्सनल लाइफ में या मैरिड लाइफ में। तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न वालों की लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, पैसा भी होगा, लॉटरी लग सकती है, कोई जैकपॉट लग सकता है, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, इनहेरिटेंस मिल सकती है या आपको कोई तोहफा मिल सकता है, कोई सरप्राइज उनको ऐसा मिलेगा कि वो खुद जो है सरप्राइज हो जाएंगे। तो फाइनेंशियली ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी लेना देना शुरू करते हैं, तो पैसों की जो लेन देन है वो इन स्टार्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ आपके पैसे कहीं ब्लॉक हुए हुए हैं तो आप अनब्लॉक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। आपके कर्जे हैं तो आपके वो कर्जे जो है खत्म हो जाएंगे। हेल्थ वाइज भी इन स्टार्स के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सही। अगर अब बात करते हैं थोड़ा सा एयर साइंस की, यानी कि एक्वेरियस हो गया, हाँ। लिब्रा हो गया या फिर जो है वो जेमिनाई हो गया। हालांकि जब इसकी बर्थडेज हैं इस वीक में, लेकिन फिर भी एयर साइंस के लिए थोड़ी सी मुश्किलात मुझे नजर आ रही हैं। अच्छा। जिसमें सेहत से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा ये स्टार्स कर सकते हैं, इंडिसाइसिव हो सकते हैं, डबल माइंडेड, कोई काम करना है लेकिन काम करते हुए उनको दिक्कत हो रही है, डबल माइंडेड हो रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो रिस्क लेना नहीं चाहता। ये स्टार जो है वो इस वक्त रिस्क लेने वाली पोजीशन में नहीं है कि फाइनेंशियल रिस्क ले लें या कोई करियर से रिलेटेड कोई रिस्क ले ले या किसी के साथ शादी करनी है तो भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो बहुत केयरफुल चलते हुए, यानी कदम फूक फूक कर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि शायद उनका थोड़ा टाइम जो है इस वक्त बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते कि बाद में उनको कोई नुकसान हो या बाद में उनको कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजरे। तो वो बहुत ज्यादा इस वक्त केयरफुल एनर्जी में नजर आ रहे हैं। सही। फिर अगर हम बात करें जो है वाटर साइंस की, जिसमें स्कॉर्पियो हो गया, जिसमें कैंसर हो गया, जिसमें पाइसेस हो गया, उनके लिए कार्ड जो है वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो शादी के लिए ये टाइम इन स्टार्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हैप्पीनेस नजर आ रही है, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। किसी ट्रैवल पे अगर आप प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल पे नहीं जा सकते, तो ये इस हफ्ते से ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। वैसे भी हॉलिडे सीजन है, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो कहीं पे आउटिंग पे चले गए, किसी सफर पे चले गए, किसी ट्रैवल पे चले गए, तो उनके लिए स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के लिए टाइम बहुत अच्छा है। घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी नजर आ रही है, जिसमें फैमिली लाइफ हो गई, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशियां मिल सकती हैं। शादी को लोग शादी नहीं हुई है, सिंगल है, उनके लिए उनकी शादी हो सकती है। तो ये इमोशनल टाइम उनका बहुत अच्छा रहेगा। इमोशनल जो उनका साइड है वो बहुत अच्छा रहेगा कि कोई नए दोस्त बन सकते हैं, सोशलाइजिंग कर सकते हैं, फन कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। तो ये टाइम इन स्टार्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सही। अच्छा, और हाँ, बिल्कुल आगे कंटिन्यू कीजिए। हाँ, फायर साइन की तरफ चलते हैं। जैसे
एरीज हो गया, सेजिटेरियस हो गया, और जो है वो इन साइंस के लिए लियो हो गया। इन लोगों के चैरियट का कार्ड है। ट्रैवलिंग इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ी लाइफ में स्ट्रगल है, अप्स हाँ। एंड डाउन्स चैलेंजेस रहेंगे, यानी कि कोई भी आपका गोल है, ये चीज आप अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसमें मुश्किलात आपको मिलेंगी, स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं नजर आ रहा कि शॉर्टकट से जल्दी से आपको कामयाबी मिल जाए या आप अपना गोल अचीव कर लें। हाँ। तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आपको गोल अचीव करेंगे, लेकिन विद स्ट्रगल, विद मेहनत, और मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ख्वारी करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आप वो गोल अचीव कर सकते हैं। अब वो शादी का गोल हो सकता है, नौकरी का गोल हो सकता है, कारोबार का गोल हो सकता है। सो फिर यहाँ पे थोड़ी सी इन लोगों के लिए इनडिसाइसिव चीजें हैं कि बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डबल माइंडेड हो रहे हैं। और उसके बाद जो कार्ड आया है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स, किसी के साथ थोड़ी झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई फाइट भी हो सकती है। सही। तो अपने को आपने कंट्रोल करना है, अपने एंगर को मैनेज करें, ईगो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फायर साइन जो होता है बहुत अग्रेसिव साइन होता है। जल्दी ये लोग क्विक डिसीजन लेते हैं, क्विक एक्शन लेते हैं, सोचते समझते नहीं है, बल्कि इतने ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं कि वो जल्दी एक्शन लेने वाले इसमें जोन में रहते हैं। तो इनको अपनी तबीयत में, अपनी नेचर में, अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा ठहराव लाने की जरूरत है, पेशेंस लाने की जरूरत है। सही। अच्छा जी, ये तो हो गए सारे स्टार साइंस जिनके बारे में आपने बताया। अब ये बताएं कि कार्ड ऑफ द वीक क्या है? कौन सा ऐसा स्टार साइन है जिसका है जी कार्ड ऑफ द वीक, और वो इस हफ्ते पॉजिटिव रहेगा, तरक्की कर सकता है, उसके लिए ये हफ्ता अच्छा रहेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। हाँ। और उसमें उनके फाइनेंस हो गए, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई, इबादत की तरफ ब्लेसिंग्स मुझे नजर आ रही है, फाइनेंशियली मुझे स्टेबिलिटी नजर आ रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी नजर आ रही है। कामयाब शादी में जा सकते हैं, कोई लॉटरी उनकी लग सकती है, बिजनेस में तरक्की हो सकती है। तो ओवरऑल जो स्टार ऑफ द वीक, स्टार साइन ऑफ द वीक है, वो पाइसेस मुझे नजर आ रहा है। दैट्स ग्रेट। और पाइसेस वाले तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि भाई ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, मजीद इनके साथ और क्या क्या जो है वो पॉजिटिविटी है इस पूरे हफ्ते में, वो ज़रूर बताइए, और इससे ये कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? ठीक है, देखिए पाइसेस के लिए जो कार्ड आए वो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो किंग का कार्ड होता है, पावर का कार्ड होता है, अथॉरिटी का कार्ड होता है। तो पाइसेस की लाइफ में एक तरह से मेच्योरिटी है। पहले शायद वो गलतियां करते थे, इमेच्योर जो है वो डिसीजंस लेते थे, लेकिन अब जो है उनके अंदर बहुत ठहराव आ गया है, क्योंकि पाइसेस जो है वाटर साइन होता है, दे आर वेरी जो है इमोशनल। लेकिन उसके साथ साथ इनको जो प्लैनेट रूल करता है वो जुपिटर प्लैनेट रूल करता है। तो दे आर स्पिरिचुअल एज वेल, यानी कि ये बहुत इनका रूहानियत की तरफ इनका बहुत ज्यादा रुझान होता है। अल्लाह पे तवक्कल बहुत ज्यादा पाइसेस करता है, और अलग पे की वजह से, स्पिरिचुअलिटी की वजह से अब जो है उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, उनके फाइनेंस में स्टेबिलिटी आ रही है, उनकी मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, और इसी तरह वो एक तरह से इंडिपेंडेंट नजर आ रहे हैं कि पहले शायद लोगों पे डिपेंड करते थे, लेकिन अब अपने फैसले वो खुद लेंगे, और अपनी लाइफ का जो भी आपने चूज करना है, चाहे प्रोफेशन है, चाहे उनका लाइफ पार्टनर है, वो खुद सेलेक्ट करेंगे। सही। और उनको क्या करना चाहिए, उनकी एडवाइस क्या है? एडवाइस के लिए जो कार्ड है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड होता है ट्रैवलिंग का, ट्रैवल करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोशलाइजिंग करें, कम्युनिकेशन जो है अपनी इम्प्रूव करें, अपनी कम्युनिकेशन पावर को इम्प्रूव करें, लोगों के साथ नेटवर्किंग, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएं, लोगों के साथ मुलाकातें करें, मीटअप्स करें, ऐसे इवेंट्स में जाएं जहां पे लोगों के साथ अपना जो बिजनेस कनेक्शन है, प्रोफेशनल कनेक्शन है, या पर्सनल कनेक्शंस अपने ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करें, और एक्टिव रहे, मतलब हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। जो भी उनको जिंदगी में मौके मिलते हैं उनको मिस मत करें, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज जरूर करें।
सही, तो ये है। किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया उनसा आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको एक और जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मिलवाएंगे और करेंगे एक अहम मौजू पर गुफ्तगू। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हम कुछ बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिस हवाले से लोग बहुत कम जानते हैं और इस मौजू पर बहुत कम बात होती है, क्योंकि ये बात है प्री मैच्योर बेबीज़ के हवाले से। ये जो टॉपिक है ये पैदाइशी बच्चों के हवाले से है और पैदाइशी बच्चों के हवाले से ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं या अलामात होती हैं जो कि कोई बच्चा अगर प्री मैच्योर हो तो उसमें ये पाई जाती हैं, या फिर बच्चों का जिस वक्त दिमाग बन रहा होता है उस वक्त होता है ये सारा प्रोसेस, या फिर जो बिल्कुल जस्ट बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं, उनके अंदर जो है ये प्रॉब्लम होती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सेरेब्रल पल्सी। अच्छा जी, अब ये जो सेरेब्रल पल्सी है यानी सीपी, ये किन बच्चों में होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आयशा सईद ने हमें ज्वाइन किया है, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सबा फॉर इनवाइटिंग मी। और जैसे आप बता रही थी सेरेब्रल पाल्सी के बारे में, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली हमारी सोसाइटी में लेके, क्योंकि ज़्यादातर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें जो सेरेब्रल पाल्सी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो प्री मैच्योर बच्चे हैं वो अच्छी आईसीयू केयर और नर्सरी केयर की वजह से सरवाइव कर जाते हैं एंड दे हैव सम कॉग्निटिव एंड मोटर डिसेबिलिटीज। लेकिन हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली जो डेफिनेटली बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं उनके पास प्रॉपर ऑब्स्टेट्रिकल केयर नहीं है, यानी कि जो प्रॉपर हॉस्पिटल के अंदर बच्चे की पैदाइश नहीं होती, घरों में होती है। और फिर जो न्यूबॉर्न बेबी है अगर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो सो अल्टीमेटली होता क्या है कि ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से राइट अवे तो पता नहीं चलता, लेकिन बाय द टाइम बच्चा वॉकिंग एज में आता है तो वो चल नहीं पाते हैं, उनकी बॉडी में बहुत अकड़ाव होता है और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं। इसकी जो सेवेरिटी है वो 1 to 5 हम ग्रेड करते हैं और वो वेरी करती है फ्रॉम बिटवीन डिफरेंट चिल्ड्रन डिपेंडिंग ऑन कि कितनी ब्रेन इंजरी हुई है। सो जैसे आप कह रही थी कि ऑफ कोर्स एक तो एंटीनेटल केयर है, यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ की खुराक का अच्छा होना, किसी किस्म की इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, और अगर कोई खुदा न खास्ता मसला हो जाए तो उसको ट्रीट करना। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब पैदाइश बच्चे की होती है तो ऐसी जगह फैसिलिटी में हो जहाँ पे जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए केयर के लिए चीज़ें मौजूद हों। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज़ जो हैं उनकी केयर के लिए चीज़ें मौजूद हों। अच्छा, ये बताएं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और थोड़ा सा जो वालिदैन हैं उनको ये बताएं, उनको ये अवेयरनेस दें कि ये जो सेरेब्रल पल्सी जिसको सीपी भी कहते हैं, ये बच्चों में किस वक्त में जो है वो डेवलप होती है कंडीशन, इसका इलाज क्या है, इसकी कितनी इकसाम है और इसकी थेरेपीज़ जो हैं क्या वो वाकई लाइफ चेंजिंग है। जी, सो ये जो सेरेब्रल पाल्सी है एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन को इंजरी आती है वो तो एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है, या फिर जो एमेच्योर ब्रेन होता है अप टू द एज ऑफ 2 years। अगर कोई तेज बुखार आए, खुदा न खास्ता बच्चा गिर जाए, उसको हेड इंजरी हो जाए, या फिर कभी कभी बच्चों को जो झटके लगते हैं सीजर्स, उनकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी जैसे अलामात बच्चों में आती है। तो इसमें जो इसकी मेन इकसाम है वो ये है कि बच्चे की अमूमन दोनों टांगे या आधा जिस्म इन्वॉल्व होता है और उसमें खिंचाव मौजूद होता है, जिसकी वजह से बच्चा एड़ी ऊपर उठा के चलता है, घुटना उसका इकट्ठा होता है और कभी कभी जो उसकी टांगे हैं वो ऐसे सिजरिंग पोस्चर में होती हैं। अब बहुत सारी सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज भी बनती हैं, जैसे जो कूल्हे का जोड़ है वो अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देता है। इसके अलावा बच्चों को कमर में टेढ़ापन आने का चांस भी होता है। सो जैसे किसी भी डिफॉर्मिटी को या डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जो बच्चे का कद निकलता है वो बड़ा होता जाता है, ये डिफॉर्मिटीज और ज्यादा एग्रेसिव होती जाती हैं। सो उसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि राइट अवे एक जो है हम मल्टी मॉडल थेरेपीज में जाएं, यानी कि बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की फिजियोथेरेपीज होती हैं
फिर उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। अक्सर ये बच्चे जो हैं उनके अंदर स्पीच के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो स्पीच थेरेपी कराई जाए। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चों के ऑर्थोपीडिक सर्जन्स हैं उनको रेगुलरली एवेलुएट कराएं, क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्चर होगा तो कभी कभी तो बहुत छोटा इंजेक्शंस होते हैं बोटॉक्स, उसके जरिए से कॉन्ट्रैक्चर्स प्रिवेंट किए जाते हैं। लेकिन अक्सर क्योंकि बच्चे हमारे पास बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं तो फिर उनकी सॉफ्ट टिश्यू रिलीजेस करनी पड़ती हैं। और अगर लेट हो, जैसे मतलब कि एडोलेसेंट एज में टीनेजर बच्चा है, तो फिर हमें करेक्टिव ऑस्टियोटमीज यानी कि हड्डी को तोड़ के भी सीधा करना पड़ता है। सही। बच्चों को बहुत सारी सपोर्टिव डिवाइसेस भी दी जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वो ब्रेसेस पहनते हैं, फिर उनको स्पेशल सीपी वॉकर्स होते हैं, सीपी व्हील चेयर्स होते हैं जो बच्चे बिल्कुल नहीं चल पाते। प्लस उनके लिए बहुत ज़्यादा वॉशरूम और इस तरह की चीज़ों का भी इंतज़ाम किया जाता है उनके घरों में जाके। सो बहुत सारी हमारी सोसाइटी में, स्पेशली कराची में, ऐसे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, जैसे इंडस हॉस्पिटल है, IHRI है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घरों में भी सपोर्ट करते हैं उनके पेरेंट्स को, और उनकी ये थेरेपीज जो हैं ये सारी मौजूद हैं। सही, ये सारी थेरेपीज़ जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने इसमें डिफ़ॉर्मिटी का भी जिक्र किया, तो ये जो डिफ़ॉर्मिटी होती है बच्चों में, इसकी मेन वजूहात क्या होती हैं? क्या इसका ताल्लुक डायरेक्टली माँ से है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है या कोई कमी होती है या डिफ़ॉर्मिटी होती है जिस वजह से ये फॉर्म होता है, या इटसेल्फ ये प्री मैच्योर बेबी की ही डिजीज़ है? जी, एक्चुअली ये इसमें एज सच कोई जेनेटिक्स नहीं इन्वॉल्व, ये फेमिलियल नहीं है। लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में जो लीडिंग कॉज है वो यही है कि पैदाइश के वक्त बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन या दूसरी सहूलत का मैसर ना होना। और लेकिन ये भी होता है कि जो बच्चे 7 या 8 उससे कम महीने में पैदा होते हैं, तो पहले तो ये होता था कि वो बच्चे सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे, लेकिन अब बहुत सारे हमारे पास अच्छे ICUs हैं, और जब वो बच्चे सर्वाइव करते हैं तो समटाइम्स उनके ब्रेन में ये कुछ ना कुछ लीजन या स्कीमिया परमानेंटली होता है। सो जो चलना शुरू करते हैं तब ये चीज़ें ज़्यादा मैनिफेस्ट होती हैं। और अमूमन इन बच्चों के एक्चुअली माइलस्टोन्स भी डिलेड होते हैं। यानी माइलस्टोन्स का मतलब ये है कि गर्दन उठाने का टाइम, बैठने का टाइम, चलने का टाइम, ये डिलेड होता है कंपेयर्ड टू नॉर्मल चिल्ड्रन। और अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स दिस हैपन्स के ये बच्चे जो हैं ये बिल्कुल भी चल नहीं पाते। सो ये जो सारी थेरेपीज हैं फिर भी ये कराने से और साथ इन बच्चों को सपोर्टिव डिवाइसेस देने से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आती हैं। और ऐसे भी हमारे पास बच्चे आए हैं जो 5 या 6 साल तक नहीं चले, लेकिन जब हमने उनकी ये सारी थेरेपीज और सर्जरीज करते हैं तो बहुत डिफरेंस आता है, वो थोड़ा बहुत चल सकते हैं और इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर लाइव्स। सही। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से आपने कहा कि अब इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं कि 7वें या 8वें महीने में जो बच्चे पैदा होते हैं वो सरवाइव करते हैं, तो जो पेरेंट्स या जिनके यहाँ इस तरह से बच्चे पैदा होते हैं 7वें महीने में, 8वें महीने में, उनके हवाले से बताएं कि उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। जी, उनको बहुत विजिलेंट रहना चाहिए। सो उनको वो डेफिनेटली पीडियाट्रिशियन को तो दिखाते ही हैं जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन साथ साथ उनको ये चाहिए कि अगर वो ये नोट करें कि इनके बच्चों के माइलस्टोन्स नॉर्मल नहीं है, यानी कि नेक उठाना, होल्ड करना, बैठना, ये जो मोटर माइलस्टोन्स मेजर होते हैं और बच्चा लेट चल रहा है, तो वो फौरी तौर पे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को और न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं बच्चों के, उनको चेक कराएं ताकि हम टाइमली इंटरवीन करें और ये जो भी उनके फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हैं उनको कंटेन कर सकें। अनफॉर्चुनेटली CP एक ऐसा मसला है कि जिसमें हम टोटली बच्चे को हील नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो ब्रेन में लीजन होता है वो परमानेंट होता है, लेकिन जो प्रोग्रेसिवली मोटर डिफॉर्मिटी बनती हैं उनको बहुत सारी थेरेपीज और मोडालिटीज के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है और ये बच्चे बहुत नियर नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि समटाइम्स दे आर लेफ्ट बिहाइंड इन आवर सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ कि उनको स्कूल्स में जगह नहीं मिलती नॉर्मल स्कूल्स में। सो इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स के लिए और हमें एडवोकेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, कुछ पढ़ाई लिखाई में भी पीछे होते हैं, IQ उनका लो होता है। सो इन बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि सोशली इनकॉर्पोरेट किया जाए और इनको एक एबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाया जाए।
चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि हम जो स्पीच थेरेपी के सेंटर हैं, इस हवाले से भी मैम से पूछेंगे, बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सेरेब्रल पल्सी के हवाले से, जिसमें हमें डॉक्टर आयशा ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि वाकई पेरेंट्स के काम आने वाली हैं। अब जो लोग इस बारे में नहीं जानते उनको हम ये बताना चाहते हैं कि इसकी जो अलामात होती हैं वो इनिशियली ज़ाहिर हो जाती हैं और आपको फ़ौरन जो है किसी सर्जन को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। इस हवाले से जो है बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी मौजूद हैं, लेकिन बेस्ट सेंटर कौन सा है, कहाँ पर फौरी तौर पर दिखाना चाहिए, थेरेपीज़ के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इस हवाले से हम डॉक्टर आयशा से पूछते हैं। डॉक्टर आयशा, ये बताइए, सेरेब्रल पल्सी ज़ाहिर सी बात है जब इन्फेंट्स के अंदर यानी जो जस्ट बॉर्न बेबीज़ होते हैं, अगर उनके हवाले से पता चले कि वो उनको ये कंडीशन है, या फिर ड्यूरिंग देयर ब्रेन डेवलपमेंट अगर पता चले कि जी ये प्रॉब्लम रह गई है, तो बाद में उसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? 3 ऐसी थेरेपीज़ हैं जो कि लाइफ चेंजिंग होती हैं, तो वो कौन सी 3 थेरेपीज़ हैं और वो कहाँ से करवाई जा सकती हैं और कितना टाइम ये थेरेपी करवाना चाहिए? जी, अब देखें जी, थेरेपीज़ ये डेफ़िनेटली जो आपको मेन एक डॉक्टर देख रहे होते हैं, वो ही गाइड करते हैं टाइम टू टाइम कि थेरेपीज़ आपने कौन-कौन सी और कैसे कंटिन्यू करनी है। लेकिन मेन चीज़ होती है जी फिज़ियोथेरेपी, जिसमें बहुत सारे स्ट्रेचेज़ होते हैं, ग्रेट ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा बच्चे को जो है सपोर्टिव डिवाइसेज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके लिए ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स होते हैं, यानी कि उसके लिए मखसूस मोल्ड्स और ब्रेसेस बनाई जाती हैं, जिसमें वो बच्चा जो है वो चलने के काबिल हो सकता है। और जैसे आप पहले भी कह रही थी स्पीच थेरेपी के हवाले से, सो बच्चे को अगर अर्लियर ऑन 1-2 साल में उसकी स्पीच थेरेपी शुरू हो जाए, तो अमूमन अगर बच्चे सिर्फ वर्ड्स बोल रहे हैं तो वो सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। अब अच्छी बात ये है कि हमारी कराची के अंदर, क्योंकि बड़ा शहर है, तो इसमें तो बहुत अवेयरनेस है। इंडस हॉस्पिटल में और बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन है, इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इदारे हैं जो बहुत मिनिमल या ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब मोडेलिटीज बच्चों को ऑफर कर रहे हैं। और फिर स्कूल्स वगैरह भी मौजूद हैं ऐसे जिनके अंदर ये लोग जा सकते हैं। सो अगर आप गूगल करें इन बच्चों के हवाले से, तो आपको बहुत सारे स्पेशल बच्चों के स्कूल भी इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे कराची में। लेकिन डेफिनेटली हमें एडवोकेट करना चाहिए एज अ होल कि और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन बच्चों की तादाद एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली बढ़ती जा रही है। हमारे आई थिंक जो हमारा कोई स्पेसिफिक हमारे पास इंसिडेंट्स तो मौजूद नहीं है सीपी बच्चों के हवाले से, लेकिन एनुअली कम से कम भी 50 से 60 हज़ार बच्चे जो हैं इस मसले के साथ पैदा होते हैं। तो अगर हम उनको एबल नहीं बनाएंगे, तो आप खुद सोचेंगे सोसाइटी के ऊपर कितना बड़ा बर्डन होगा। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये करना चाहिए और ये वालिदैन का काम भी है, सोसाइटी का काम भी है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर आयशा कि कितना चैलेंजिंग होता है जब पेरेंट्स को पता चलता है या घर वालों को पता चलता है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो ये कितना चैलेंजिंग होता है, इसको कैसे फेस करना चाहिए और किस तरह से बच्चे को जो है वो डील करना चाहिए ताकि वो अपने आप को नॉर्मल समझे? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए क्योंकि देखिए बच्चों की सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। जब वो देखते हैं कि उनके साथ के बच्चे हैं, वो चल रहे हैं, नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, और वो ये चीज़ें नहीं कर पा रहे। तो पेरेंट्स को एक पॉजिटिव जो है ना एप्टीट्यूड रखना चाहिए। बाहर के मुल्कों में वो क्या वहाँ पे जो स्कूल्स के अंदर स्पेशल कैंप्स होते हैं बच्चों के लिए, ताकि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को क्रिकेट खेलने का शौक है, वो आम बच्चों के साथ क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, तो वो स्पेशली इस तरह की सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि ये बच्चा भी जाके क्रिकेट खेल सके। या लेट्स सपोज कि अगर उसको साइकिलिंग का शौक है, तो मॉडिफाइड साइकिल बना के दी जाए। सो इतना डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर भी आता है कि हमारे बेचारे जो माँ बाप हैं उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, बार बार इन बच्चों को अस्पताल लाना, फिर लेके जाना, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, बेशक अगर थेरेपी फ्री भी है। सो सबसे ज्यादा तो एक्चुअली मुझे ये भी महसूस होता है कि जो ये मदर्स हैं जो बार बार इन बच्चों को लाती हैं, उनको they themselves need some kind of support. सो अगर उनके कोई रिश्तेदार हैं, उनके कोई दोस्त अहबाब हैं, अगर वो कभी उनको इस तरह फैसिलिटेट कर दें कि
किसी दिन वो बच्चे को ले जाए ताकि उनको भी रेस्ट और हील होने का टाइम मिले। सो ये चीजें इस वे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तरह से यू नीड द होल कम्युनिटी टू बी इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू मतलब कि मेक दैट चाइल्ड हैव अ नॉर्मल लाइफ। राइट, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जो मदर्स हैं वो सरवाइव कर रही होती हैं और वो सफ़र कर रही होती हैं। एग्जैक्टली, वो सफ़र कर रही होती हैं। और बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके फादर्स छोड़ जाते हैं एंड देन दे बिकम सिंगल मदर्स, क्योंकि वो आपको पता है हमारी सोसाइटी में बहुत स्टिग्मा है कि जी स्पेशल बच्चा है। तो बिकॉज ये इतना टैक्सिंग हो जाता है टाइम के साथ साथ, स्पेशली जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप खुद सोचेंगे उसको वॉशरूम लेके जाना, उसको एक जगह से दूसरी जगह उसको सपोर्ट करना, कभी कभी ये बच्चे खा भी नहीं सकते तो हर दफा हर रोज 2-3 टाइम उसको खिलाना। तो अगर हम किसी किस्म की सोशल सर्विसेज उनको दे दें कि जिनमें, या उनको इन टर्म्स ऑफ कि कोई हेल्पर प्रोवाइड कर दें जो उनके ये थोड़े बहुत काम कर दें, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बात सारी ये होती है कि बच्चे को शायद उस वक्त वो प्रेशर फील नहीं हो रहा होता, लेकिन सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो मदर या पेरेंट्स मिलके दोनों ही वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उस टाइम पर बच्चा तो उस सिनेरियो में होता है ना कि वो तो सीख रहा होता है या वो दुनिया को पहचान रहा होता है, उसका एक्सपोजर हो रहा होता है, लेकिन उसका जो प्रेशर है वो वालिदैन जो है वो बेयर कर रहे होते हैं। तो अब टीचर्स का कितना किरदार है इसमें, वो कितना बेहतर कर सकते हैं बच्चे की सिचुएशन को, पेरेंट्स की सिचुएशन को? जी, ये भी आपका थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। सो बेसिकली टीचर्स के लिए यही है कि जो स्पेशल बच्चों की टीचर होते हैं जो है इंस्टीट्यूशंस बहुत कम, सो फिर उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है बिकॉज दे नीड टू बी वेरी पेशेंट एंड दे नीड टू नो कि खुदा ना खास्ता अगर इस बच्चे को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, अगर कोई बच्चा जिसको फिट्स आते हैं तो उसमें फर्स्ट एड क्या देना है। और सो इसलिए उनकी ट्रेनिंग आम टीचर्स के मुकाबले में ज्यादा एक्सटेंसिव होती है। सो इसीलिए मैं तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जो स्पेशल इंस्टीट्यूशन के अंदर लोग काम करते हैं उनकी एक्स्ट्रा सैलरीज होनी चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म कर सकें और उनको ये ना हो कि मैंने कोई सेकंड जॉब करनी है, मैंने लाइक दे नीड टू पुट देयर फुल फोकस एंड अटेंशन इनटू दिस वर्क, क्योंकि ये आम काम नहीं है, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। जो लोग भी स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं, ये जो इतना, क्योंकि ये टैक्सिंग होता है तो ये आपकी मेंटल वेलबींग को भी इफेक्ट करता है। सो इवन अगर आई एम अ सर्जन और मैं तो सिर्फ सर्जरीज कर रही हूँ इन बच्चों की, लेकिन जब आप उनकी सफरिंग डे इन डे आउट देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आपको भी मेंटली आप स्ट्रेस फील करते हैं उन लोगों का। सो जस्ट इमेजिन कि जो इस बच्चे के साथ थ्रू आउट रहते हैं, तो इसलिए इन पेरेंट्स के साथ जितने भी हम एम्पैथेटिक हों, उनकी फैसिलिटेशन करें, वो कम है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स से मिली हूँ जो ये कहते हैं कि जब स्पेशल बच्चों की हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो ये कोई सिर्फ जॉब नहीं है, ये बड़ा दिल से करना पड़ता है, इनके साथ जो है बड़ा इमोशनली अटैच होना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये केमिस्ट्री भी बताइए लोगों को कि ये केमिस्ट्री कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को कहीं इस तरह से छोड़कर आ रहे हैं उसकी ग्रूमिंग के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, तो टीचर का इमोशनली अटैच होना, टीचर का केयर करना और टीचर का उस तरीके से टेकअप करना कितना ज़रूरी है जैसे पेरेंट्स करते हैं। बिल्कुल, बिकॉज इट बिकम्स अ सेकंड होम। और बच्चे को समटाइम्स आपको उसको, बिकॉज ये ज्यादातर बच्चे या तो डाइपर्स में हैं या फिर उनकी मोबिलिटी इतनी इफेक्टेड होती है तो उनकी टॉयलेट के अंदर भी वो हेल्प कर रहे होते हैं। प्लस ये बात है कि ये बच्चे एक दफा में तो समझेंगे नहीं, उनका आईक्यू लो है तो आपको बार बार बताना है, तो आप सोचेंगे कितना पेशेंस चाहिए। सो शायद इसीलिए इसका रिवॉर्ड, जैसे मैं आपको कह रही थी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि दे शुड बी पेड एक्स्ट्रा, और इसके अंदर कोई इंसेंटिवाइज करना चाहिए ताकि जो ज्यादा काबिल और अच्छे लोग हैं वो इस शोबे से हो, ये ना हो कि जो लेफ्ट ओवर्स ऑफ द सोसाइटी हैं वो ये टेकअप करें, क्योंकि इससे होगा ये कि फिर मतलब कि वी कैन गिव बेटर केयर टू दीज चिल्ड्रन। सही, चले जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। चले जी, शो में यहाँ वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद फिर हम वापस आएंगे और फिर आपके साथ में जो है ज़बरदस्त गेस्ट हैं उनको मिलवाएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर।
वेलकम बैक। तो एज आई सेड कि ब्रेक के बाद मैं आपको एक ज़बरदस्त जो है वो पर्सनालिटी उनसे मिलवाने जा रही हूँ। हमारे साथ यहाँ दो ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। इनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले आज हम बात कर लेते हैं फ़िलिपिनी कल्चर के हवाले से। अभी रिसेंटली जो है फ़िलिपिनी नेशनल डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया और लोग जानना चाहते हैं कि फ़िलिपिनी कल्चर कैसा है और वहाँ पर किस तरह की डिशेस बनती हैं, रिवायती खाने क्या हैं और क्या कुछ होता है वहाँ पर जो कि पाकिस्तान और फ़िलिपाइन के दरमियान सिमिलर है। तो आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनको शो में वेलकम करते हैं और इनका इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और ये हमारे साथ जो हैं वो एम्बेसडर ऑफ फिलिपाइंस टू पाकिस्तान डॉक्टर एमिनल आर फर्नांडिस मौजूद हैं और उनके साथ उनकी जो अहलिया हैं वो भी मौजूद हैं, एलिस फर्नांडिस। फर्स्ट लेडी भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। हेलो सर, हेलो मैम। Walaikum assalam. Thank you very much for coming to my show. How are you? Very good. Sir, people want to know about National Day of Philippines. So, how was that? We celebrated the National Day Yeah. on June 11, Yes. but actually the real date of our National Day is on the 12th. Right. Because 128 years ago in Manila, the Philippines proclaimed its independence as a sovereign nation. And that is what we celebrate every time June 12 comes around. Every time. So here in Pakistan, we celebrate it in 3 places. Right. That's great. Islamabad, where the embassy is, and then Karachi, where we have a consulate, Yes. and another one in Lahore. अदर वन इज़ लाहौर। सर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो 3 जगहों पर ये सेलिब्रेशन की जाती है नेशनल डे के हवाले से, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में। मैम हमारे साथ मौजूद है और कराची में, तो उनसे पूछते हैं कि कराची उनको कैसा लगा, कराची के लोग उनको कैसे लगे, फूड कैसा लगा। मैम, हाउ डिड यू फाइंड कराची हाइट्स, हाउ डिड यू फाइंड आवर फूड? Oh, we love to come here to Karachi because we know that this is a business center, and we love the food, especially the biryani and the barbecues. You like that? Yes, very much. अच्छा। You go to the Seaview side? Or We Seaview? haven't been there yet. Not yet. No You didn't do chance, that. unfortunately. Okay. It's a bit hot. Yes, yes. We wanted to go this lunchtime, but they said it's too Yeah, hot. बहुत Very गर्मी, hot, हाँ, It's yeah. very hot. Yes, yes, you're right. Sir, tell us something about your schedule and your free time, your habits. Share with us that what do you do in your free time? What are your habits? What are your favorite movies? Well, Yes. the job of an ambassador is a very demanding one, so I Yes. don't really have much free time. Yes, But when I do have my free time, of course, I want to spend it with my wife. yes. We normally watch movies together. Okay, that's really great. We eat. We like eating together. But on my own, of course, I have my own hobbies. No? My number one hobby is actually music. No? Music. So you I like play- Pakistani music? Also, yes, very much. I've heard Pakistani music and I was very, very impressed. Unfortunately, I cannot play it. I just listen to it. But Okay. that's music is my first hobby. The other one is reading and writing. So that's the way I relax. Okay, ma'am, and your choices? You Me? like music? You like dramas? I like listening to music. Okay. Many Filipinos know how to sing. Unfortunately, I cannot sing. She's too humble. Okay. So I support my husband in any way I can in the embassy and in his work. And I am also part of the cultural, so I deal with other people. And now I am the vice president of the Islamabad Women's Association. That's great. It's an association for expats. That's great. That's really great. So And you'll be very busy, in Yes, Islamabad. I'm very busy. And during She's my more free- busy than I am. Yeah. during my free time, I paint. Okay. Yes, and I cook a lot. Oh, I that's love really cooking. great. So what do you cook? Yes, yes. Huh? What do you cook? Your favorite dish? Yeah, Filipino dishes. Filipino and dishes. sometimes I also cook Italian dishes. Okay. You also Yeah. cook Italian dishes? Yes. So what's your favorite Italian dish? The chicken cacciatore. Okay. Yeah, And it's you good. know, I was asking to ma'am in the break कि वो कौन सी ऐसी फिलिपिनो डिश है जो वो चाहती है कि भाई पाकिस्तानी भी ट्राई करें. So ma'am, what's the best Philippine dish that Pakistani should try? The first is the adobo. Okay. Adobo. Yes, adobo. It came from the word marinar from Okay. Spain. Ah. Yes, and it's chicken usually Huh. cooked with liver, chicken Huh. liver, and cooked with vinegar and soy sauce.
It's very good. दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। मैम से पूछते हैं कि इनका जो कल्चर है, जो ड्रेसेस हैं, वो किस तरह के हैं, और पाकिस्तानी जो ड्रेसेस हैं, पाकिस्तानी जो कल्चर है, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। सो मैम, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ इन योर कल्चर एंड आवर कल्चर, यू नो, ड्रेसेस, म्यूजिक एंड एवरीथिंग, लाइक, यू नो। Yeah. There's so much similar. Yeah. Sir, similarities between us. Well, many things. First of all, I think the most important similarity is the value that we place on the idea of family. Yes. You're a very family-centered society, and We are. the same with the Philippines. Yes. The second is, I think, our capacity to be resilient. Whatever the challenges are, we remain strong. Whatever the problems are, we remain strong. That is true of the Filipinos, but it's also true of the Pakistanis. And your well-renowned hospitality is something we share in common too. But of course, you beat us in that aspect. No? You're more hospitable than we are. No? Okay. But in many other things, food, for example, we do share a lot of. But for me, those are the three areas where Pakistanis and Filipinos share a lot of things in common. lot of things, we have lot of things common. सर से पूछते हैं, मैम से पूछते हैं कि इनकी मज़ीद जो है यहाँ पर एक्टिविटी क्या है, इस्लामाबाद में होती हैं, तो वो कितना एक्सप्लोर किया है। मैम, डिड यू एक्सप्लोर इस्लामाबाद? Did you go there? You know, you saw that places, historic places, and all that. Yes, we did that. Okay. Yeah, So we what were was your very impressed. Our first impression is the incredible hospitality of the Pakistani people. ओके, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। और बात वही है कि जो हॉस्पिटैलिटी है, यानी जो हमारी मेज़बानी है, उससे जो है हर कोई बहुत इम्प्रेस होता है, और हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे जो मेहमान आए वो हमारा कल्चर भी देख के जाए और हम भी उनसे कल्चर सीखें। सर, यू नो, दिस इज़ रियली ग्रेट थिंग दैट टू कल्चर्स टुगेदर एंड दे वर्क टुगेदर। सो देयर इज़ एनी प्लान दैट फिलिपिनी कल्चर पीपल एंड पाकिस्तानी टैलेंटेड पीपल कैन वर्क टुगेदर on one places and exchange their culture, music, and, you know, drama and all that. There is indeed such a plan. I remember the last time you had me as a guest. Yes. I was here because of the World Culture Festival. No? Yeah, I asked that question That too. was Yes, in December. yeah. And Conjan Imran, our Consul General, actually presented the two Filipino groups. Okay. They showed the Filipino dance, and for me that's a very good beginning, because in your future iteration of the World Culture Festival, we want to present more. No? Not only dance, but maybe even music or even painting. No? You know, my wife is an avid art lover. She's also an artist. Ma'am, you're an art lover? Yes. She paints. She You paints. like painting? She was a banker for several years. Oh, that's really great. And then when she left the banking So industry, that's the transformation. Banker to painter, right? Yeah. yes. Okay. And When I she's- joined him, I started painting already. Yes, Oh. yes. And then That's joined really great. exhibits in the Philippines and Singapore. in Jordan and Singapore and Spain. Also, yeah. So we Oh, intend that's to really have the great. same thing. So in December, hopefully, we will participate by way of dance, Ooh, music, that's really great. and art. And art And art, also, yes, right, yes. and art also. So, ma'am, what do you like to paint? You know, you like historic places. You like, you know. Right now, I intend to paint historic places here Historic in Pakistan. places. So- And in every country where we are assigned, I try to learn new strokes Okay. from very good painters. That's really great. So, what do you think? What's your best painting still you painted? Now, Huh. I painted many subjects, and I have this bowl of Bowl of plenty where I featured several fruits, and it was very good. Okay, that's We great. should show you her painting. It's a very hard question because she paints a lot of nice हाँ things. बिल्कुल, But every for- painting is, you know, masterpiece. और बात That's वही है true. कि आपको sometimes it's very difficult to choose your own work, that what's best That's or true. what more best is. चलिए जी, we'll take a short break here. फिर उसके बाद वापस आते हैं, discussion continue करते हैं.
वेलकम बैक। तो मेरे साथ दो बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर एमिनुल हैं और उनकी वाइफ हैं, फर्स्ट लेडी हमारे साथ हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ हैं और बहुत मज़ा आ रहा है उनसे बात करके। तो मैं मैम से पूछ रही थी कि आपने पाकिस्तानी वेडिंग अटेंड की, सर से पूछ रही थी कि सर आपने पाकिस्तानी वेडिंग अटेंड की। सर टेल अस समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस इफ़ यू एवर अटेंडेड पाकिस्तानी वेडिंग। Oh, it was grand. I mean, I was told that there are actually 4 celebrations, as you were just explaining. We've attended only one of those 4, but we've attended maybe three couples, Okay. and all of them were really, really grand. No? A lot of people, a lot of food, a lot of The dancing. 4-day celebration. Yeah, and the dress that they wear, it's amazing. And the I jewelry. I love the fashion of Pakistan. Okay. And ma'am? And the jewelry too. People, exhibit their beautiful gowns. Yes. And Sharara, gowns, yes. But as he said, all weddings are grand and very expensive. Very expensive, yes. One time we attended a wedding reception and they had like 1,000 guests. Ooh, huge, huge. Huge. They occupied 3 floors of the hotel In Karachi or in Islamabad. in Islamabad? Yes. Okay, huge number of people, huge wedding, and I thought I'm thinking that they will do grand wedding. They have done grand wedding. Yeah. राइट, ओके। सो पाकिस्तान में जिस तरह की वेडिंग होती है वाकई बड़ी ग्रैंड होती है, बहुत ह्यूज होती है। मैम, हैव यू एवर अटेंडेड हेना, मेहंदी, लाइक ढोल की, these kind of events? No, not yet. Never attended these kind of events. Sir, you attended? No, not yet. Never Not yet. attended. Okay, Not yet. right. I hope I'll have the opportunity. Yeah. So you can go there and you'll enjoy a lot. What about Filipini weddings? What are the Filipino- tradition? What do you do in wedding? Okay, usually the weddings are also grand, but not as grand as here. And as I said, during the reception, the husband and wife, the newly-wed groom and bride, they start the dancing, and then people follow. When people Yeah. follow, yeah. It's very different now, That's very different, Yeah. right? Sir, your experience? Well, it's different, but it's also very much fun, just like your wedding. But it's less expensive because you only have one day wedding over there. Here it's 1 day 4. celebration, right? बिल्कुल, we have 4-day celebration and they have 1-day celebration. And आप जितना भी celebrate करना चाहें उतना अच्छा कम होता है कि भाई आप की शादी है तो definitely it's a tradition, आप celebrate कर सकते हैं और जैसे चाहे celebrate कर सकते हैं। तो सर से पूछते हैं कि सर को जो यहाँ हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ हैं, जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज हैं, वो कितने पसंद है। सर, डू यू वॉच आवर ड्रामास? And for drama, not yet. Okay. But we do watch TV, and we occasionally watch all these Pakistani short films and all. No? Okay. But drama, not yet, because unfortunately most of the drama is in Urdu. Okay. And I barely can understand the Urdu at the moment. Right, okay, But who ma'am. knows? Maybe after a year, I'll be familiar enough with Urdu to Right. watch those movies. Right. Ma'am, your favorite dramas, movies, and Movies, TV time? every time we watch the movies, usually in the evenings, we choose the ones with captions. Okay. So we will understand. You first saw the caption, Yes, then you click the movie. Okay, Yes. let's watch the movie. Okay, caption जो है इसलिए बड़ा important होता है कि लोग caption देखकर भी बहुत सारी movies देख रहे हैं. So which type of movie you like? Art movie, action movie, and a romantic movie. I always like romance. Romance, right? Romantic. You watch romantic movies, and sir, you Of course, I like action movies. sir likes action movies. So okay, fine. There is a little bit contradiction. You Well, like well. romantic movies or like action Yeah, movie? but she always decide what movie we will watch. अच्छा मैम, you But decide. but if he watches the action movies, I join him too. Yes, Okay, Yeah. right. That's so sweet. We always That's really compromise. humble. We That's always really humble. compromise, Yes. Okay, ma'am. So your routine, मतलब share with us your routine. You like gardening, you like cooking, in your free time. What do you do? What is your activity? What are your activities in your home when you are free? Oh yeah, I usually cook. I really love to cook, so I invite my friends. Okay. Yes, also expats to join me. Yeah, we gather together at our home
and I cook for them. Sometimes, Filipinos cannot just serve one dish meal. So we prepare a lot. During the National Day celebration, we had Filipino dishes. We had the pancit or the noodles, and then we had the adobo. We had kare-kare, is beef stewed with peanut sauce, and another is a mix of vegetables we call pinakbet. That's really great. That's nice. Sir, what do you like to eat randomly, in the evening, and what's your habits in your free time? What do you do? What do you like to do in your free time? As I said, we like watching movies together. Okay. And of course, movies will be incomplete without the nuts and the soft drinks. Yeah, that's important part. Yes. And also, during the weekends, we do not have our helper at home. So we go out to have breakfast, lunch, and dinner outside. Oh, that's really great. That's We're nice. trying every restaurant in Pakistan. Yeah. I was telling her, since we cannot travel that much, we will travel obviously, by our culinary taste. No? So it's, Oh, right. That's we really love trying out restaurants. So have you seen our northern areas and all that? Gilgit, The north, Baltistan? not yet, but we've seen a lot. We've been to Maree. Lahore, Maree, Okay. Gujranwala, of course Karachi. Sahi. Yeah. Where else? Salt mine. Abbottabad, Oh, salt the mine, salt right, mines, salt mine, yes. right, Gilgit, we plan to do that in October. Okay, Yes. okay, okay. Gilgit जो है वो सर अक्टूबर में प्लान कर रहे हैं जाने के लिए. You go for shopping together or separately Usually go- together. Okay, right. Every opportunity we have, we go together. Huh. And he's very That's nice. patient Huh. in waiting for me to buy my clothes. I usually buy Pakistani shalwar kameez. You like She- that? she you loves like that. Shalwar I She do loves like your it. dress, Oh, actually. Yeah. that's really nice. So in Pakistan functions, I usually wear that's really shalwar great. kameez. ओके मैम इज सेइंग कि वो शलवार कमीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं. शॉपिंग पे जाते हैं तो दोनों साथ जाते हैं. कोशिश होती है कि जो भी टाइम मिले उसमें जो है वो साथ में शॉपिंग करें, मूवी देखें. और सर अभी ये भी बता रहे थे हमें कि सर जो है वो कोशिश होती है कि जो हेल्पर्स हैं उनकी बगैर जाएं और जो है जाके एंजॉय करें. सर मोस्ट व्हाट्स योर फेवरेट थिंग इन कराची और इस्लामाबाद in the sense of people, place, food, movie, and what do you like the most? Well, in Karachi, if we're talking about in Karachi, I like the fact that when you go to Karachi, it's a bustling commercial city. No? You can feel that it's a city that never sleeps. No? Yeah, city There's of always lights. something We happening. are awake 24/7. 24/7. No? Yeah. You can see it in the way people move. I don't think there are any inactive people in Karachi. No? And it's something that energizes you. This is literally the economic heart of Yeah, I Pakistan. think- I understand the wealth of Pakistan comes from Karachi. I think it's about 70%. Yeah, comes revenue, from we Karachi. generate revenue. So More this than is- that. This is what I like about Karachi. It's like you enter a place, you get energized, and when you go back. Energetic people, lovely Exactly, people. exactly. You always saw people, they are going, they're coming, they're Exactly, shopping. exactly. And they're doing something. Yes. They're always awake. In the midnight, you saw people, they are going for dinner. Exactly. And Yes. a late night dinner, Exactly. plans, outdoor and all the things. Exactly. So what do you like, ma'am? Same question for you. What do you like in Karachi? What's your favorite thing in Karachi? In Karachi, because I seldom come here, maybe I can talk about Islamabad. Oh. Okay, in Islamabad, She spends we, more, okay, okay. go to malls. Unfortunately, there are only two malls, the Centaurus and Safa Gold Mall. Yeah, but we Within the go center. around and explore the restaurants. We have discovered that there are already Italian restaurants, Chinese, and steakhouses, and yeah. Okay. And in Karachi? In Karachi, well, when we are here with Dr. Imran, Okay. इमरान भाई He brings us इमरान about- भाई अभी तक आपको शॉपिंग पर ही लेके गए. he brings us around. We went to Sadar. The Sadar is to buy the
The leather goods. leather of course. goods. Okay. Yes. Sahi. So you And like to buy mannequins. leather goods from here in Yes, Karachi? yes. Okay. I think we Sahi. bought too much already. We bought bags, wallets, belts, Jackets, and yeah. jackets. Okay. Yes. You like to buy from Karachi? Yes. Okay. And your hobbies, you like makeup and you know like fashion and all that. Yes, I do like. So, But, so you do. But I'm always looking for Western clothes, and because they're not available, I opt to buy shalwar kameez, which I can really use in functions. Oh, that's really great. Very That's so sweet. fashionable. Very Pakistani, fashionable. Oh, that's great. That's nice. That's nice. अच्छा जी सर कह रहे हैं कि ये बहुत फैशन को पसंद करते हैं कराची में जो लेदर गुड्स हैं वो चीज़ें इन्हें बड़ी पसंद हैं और जो पर्स एंड जैकेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं ज़्यादातर इस्लामाबाद से भी शॉपिंग करते हैं तो चलिए जी आज हमने आपको बताया वो हमारे एम्बेसडर्स हैं किस तरह से उनकी लाइफ होती है वो क्या कुछ कर रहे होते हैं सर से मैसेज लेते हैं मैम से मैसेज लेते हैं और फिर वाइंड अप की तरफ जाते हैं हम सर एनी मैसेज you want to share any message with my viewers City 21 and for my show. Yes, well, first, thank you again, Yeah. Sabah, for inviting us. Thank you. It's always a pleasure to be in Karachi. I'm also pleasure. You know, Karachi is very important for Philippine history, especially the history of our relations with Pakistan. Karachi is literally the birthplace of our diplomatic relations with Pakistan. This is where we had our very first embassy in 1949. No? So, literally celebrating Philippine independence in Pakistan without going to Karachi would be historically inaccurate. No? Oh. And that is why I make it a point to be here all the time, Right. come June 12th. Okay. And as I said, what I like about the people of Karachi is that they really energize you. They make the you energize, dynamism, huh? yes, which I believe everyone should have an experience of, no? Because it actually inspires you to also do what you can to do your best in whatever endeavor you find yourself in. Right. Ma'am, message. Okay, first of all, thank you for having me here, Ms. Saba. And my message, I just want people to know Pakistan is a very beautiful country with very beautiful people. You know, in the place where we stay in Islamabad, it's tranquil, and the landscape on the streets are very, very nice. Always clean. Yes. Always. Yes. चलो जी, thank you very much, ma'am. Thanks a lot for Thank you, coming to my again, show. Salma. Thank you. अच्छा जी ये हमारे गेस्ट जिनसे हमने आपको मिलवाया ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ बोथ आर वेरी हम्बल एंड नाइस पीपल और फिलिपीनी कल्चर के हवाले से भी हमने आपको बताया चलिए जी शो में या वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे फिर एक और पर्सनालिटी से आपको मिलवाएंगे कहीं नहीं जाना आपने स्टे विद अस वेलकम बैक तो हम बात कर लेते हैं फैशन ट्रेंड्स के हवाले से और हेयर एक्सटेंशन के हवाले से अच्छा हेयर एक्सटेंशन जो है ना वो ख़रीदना बड़ा आसान होता है लेकिन उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है उसकी रीज़न ये है कि आपने हेयर एक्सटेंशन आप शॉप पे गए आपने ले ली अब आपको अगर पता नहीं है और आपने किसी से गाइडेंस नहीं ली हुई तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्सटेंशंस होती हैं जो आप अपने हेयर कलर के हिसाब से लेकर तो आते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उसकी क्वालिटी क्या है वो सिंथेटिक है या फिर उसमें मज़ीद क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं वो क्लिप के साथ आपने लेनी है या फिर आपने विग वाली जो बनी होती है हेयर एक्सटेंशंस वैसे लेनी है और ये बड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं और कुछ बहुत सस्ती भी होती हैं तो आज हेयर डूज़ के ऊपर बालों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ दानिश मौजूद हैं दानिश राना जो कि कराची में नहीं होते लेकिन इनका सलून जो है वो रहीम यार खान में इससे पहले भी हमारे शो पर आ चुके हैं और बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं पहले इनसे हेयर एक्सटेंशंस के बारे में बात करेंगे फिर मेकअप ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे और फिर पूछेंगे भाई ब्राइडल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं इनको वेलकम करते हैं अस्सलाम वालेकुम दानिश गुड मॉर्निंग कैसे हो ठीक हो ठीक-ठाक आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक बहुत दिनों बाद शो पर आए ये बताओ क्या हो रहा था बस सैलून पे बिजी सीजन स्टार्ट हो गया था हाँ। फिर उसके बाद अभी बस थोड़ा सा फ्री था तो फिर इधर आ सही गया चलिए जी कराची चक्कर लगाया दानिश ने कहा गर्मियों में ज़रा कराची एक्सप्लोर जी। किया जाए कराची आया जी। जाए दानिश सबसे पहले तो एक्सटेंशंस के बारे में बताइए कि ये जो हेयर एक्सटेंशन है ये किस तरीके से जो है वो चूज़ करनी चाहिए अपने लिए और कौन सी लेनी चाहिए सीधा सीधा ये बताना क्योंकि आपको पता है कि ख़वातीन जो जी। है वो ये कहती हैं कि जी अगर इतनी महंगी हम हेयर एक्सटेंशन ले लेंगे तो हमें क्या फ़ायदा हम ऐसा करते कि हम 2-4 हज़ार वाली ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसको हम किसी को दे देंगे या साइड पे रख देंगे या फेंक जी। देंगे एंड ऑल्सो तो फिर हम दूसरी ले लेंगे वो हमें ज़्यादा फ़ायदा है
व्हाट डू यू प्रेफर, कौन सी लेनी चाहिए एक्सटेंशंस? जो सिंथेटिक है वो तो आपको पता है कि एक दफ़ा यूज़ होती है, हाँ, one day एक के दफ़ा लिए यूज़ होती है, हाँ। उस पर ना स्ट्रेटनिंग हो सकती है, हाँ। ना हेयर डाई हो सकता है। तो उसके लिए जो है आपने अगर बार बार लेनी है दोबारा, हर फंक्शन आपका वीक मंथ में कोई 4-5 फंक्शन आते हैं, तो अगर 3000 की इमेजिन करें आती है या 5000 की आती है, तो जो अच्छी हेयर एक्सटेंशन ह्यूमन हेयर्स है वो 20,000 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, 5 लाख तक भी जाते हैं, 5 उससे लाख ऊपर तक भी जाते 10 हैं, लाख हाँ तक भाई, भी 10 जाते हैं, लाख जी। तक भी जाते जो हैं। सिंपल जैसी एक होती है कि आपने अपने बालों में वॉल्यूम सिंपल देना है हेयर स्टाइलिंग के लिए, उसके हाँ। लिए आप एक 3 पीस का ले लें, क्लिप ऑन जो अच्छा, होता है, clip तो on। उसको एक 2 साइड्स पे और एक बैक पे, तो उससे आपके ये कि उस पर आप डाई भी कर सकते हैं अपनी मर्जी का। उसको आप ब्लैक ले लें, वर्जन ले लें, उस पर अपना सेम डाई करवा लें। लेकिन दानिश अब इशू ये है ना, फर्ज करो किसी के बाल जो हैं वो अगर उसने कराए हैं लाइक ऐश ग्रे करा लिए या गोल्डन करा लिए, या उसने हेयर कलर अपना चेंज कर लिया, ब्राउन करा लिए, तो अब एक्सटेंशन भी उसने ब्राउन ले ली। अब क्या है कि एक्सटेंशन तो उसने ले ली ब्राउन, जी। अब क्योंकि वो जाहिर सी बात है जिस कीमत में ली है और वो रियल बालों की बनी हुई भी नहीं है, तो जाहिर है वो तो वेस्ट हो जाएगी वो तो अगर वो waste अपना होगी। हेयर कलर चेंज कराते तो। लेकिन अब जो एक्सटेंशंस 2 लाख 4 लाख 5 लाख या 10 लाख तक की भी है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, वो कितना चलती lifetime है, चलती है। उसको क्या डाई बार बार किया जा सकता है, उसके साथ हेयर कट किया जा सकता है, उस पर कर्ल्स किए जा सकते हैं, उसकी क्या क्या खासियत है, ज़रा ये बताएंगे। 10 लाख वाली हेयर एक्सटेंशन जो उसमें है ये उसकी होता है क्या कि- खासियत है, 4 लाख वाली की क्या खासियत है? हेयर्स होते हैं, डिपेंड करता है हेयर्स पे, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे आपने एक दफ़ा उसको डाई ले लिया तो उसको आप उसका डाई नहीं चेंज करवाएंगी, हाँ। क्योंकि उसका डाई निकलेगा नहीं, क्योंकि आप उसको रेगुलर तो नहीं वॉश करेंगे ना डेली बेसिस में। तो आप अपने हेयर्स को वॉश करती हैं, जैसे वो कलर रिमूव होता है, आप उसमें से नहीं होगा, वो आप उसको कर्ल्स करें, जो मर्जी करें, आपके लाइफ टाइम चलती हैं। और उसका ये है कि वो बाद में सेल भी हो जाती हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब human उसकी hairs। रीसेल वैल्यू हाँ है, जी, है। सही। और जो सिंथेटिक होते हैं वो उसको तो बस एक दफे वॉश भी करें और वॉश करें, same, जैसे आप हाँ। अपने बालों के साथ करते हैं वैसे ही सेम, उसकी बस केयर करनी पड़ती है, उसको शैम्पू, कंडीशनर हाँ। या बहुत रफली ब्रश ना करें, हाँ। ताकि वो टूटे ना, तो सही। उस फिर सही रहते हैं। वो फिर सही रहते हैं। अच्छा दानिश, अब लोगों का, एक ख़वातीन का जो है, जो हमें मैसेज आते हैं या जो मैंने देखा है घर में लोगों को बात करते हुए, या मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स को बात करते हुए, कुलीग्स को बात करते हुए, वो कहते हैं क्या ज़रूरत है, मतलब 5 लाख की हेयर एक्सटेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, 10 लाख वाली जी। लेने की क्या ज़रूरत है, 4 लाख वाली लेने की क्या ज़रूरत है, या इनफैक्ट अगर आप 1.5-2 लाख वाली भी हेयर एक्सटेंशन ले रहे हैं तो क्या ज़रूरत है। आप बाज़ार जाएँ, जब कोई ख़ास इवेंट है तो आप जो है वो जो दूसरी मिलती है हेयर एक्सटेंशन, जी। जो सस्ती हेयर एक्सटेंशंस होती हैं वो लें और वन टाइम वेयर करें, यू नो। लेकिन उससे वो लुक नहीं आती बालों, वो फील होता है कि हाँ, आपने प्लास्टिक मैं का यही कुछ पहना पूछना हुआ चाह रही है। थी कि वो उसकी बहुत क्या ज़्यादा feel लुक होता होती है। है और दूसरी की जो है वो क्या लुक वो होती लाइक है। ऐसे आता है जैसे आपके बालों में, आपके अपने बाल इतने शाइन नहीं कर रहे होते, हाँ। वो नीचे से बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं, तो फील हो जाता है दूर से ही। और वो आपने फैंसी कोई ड्रेस पहना तो उसमें वो फंसेंगे बाल, अच्छा, वो फंस के खराब हो जाएंगे, सही। वो फंक्शन ही आपका खराब जाएगा। ख़राब जाएगा। तो जी। क्या पहचान है अगर कोई असली हेयर एक्सटेंशन लेने जा रहा है, यानी कि अगर कोई इस तरह की हेयर एक्सटेंशन ले रहा है जिसको वो वॉश भी कर सकता है और जिसको वो लॉन्ग टाइम चला भी सकता है, तो अच्छी एक्सटेंशन लेने की क्या पहचान होती है, कैसे ख़रीदें? अच्छा, जब मैं वैसे तो बाय करता हूँ तो मैं पहले हाँ। उसको चेक करता हूँ कि उसमें टैंगल्स आ रहे हैं। टेक्सचर और वो, हाँ, जी, हाँ। एक बाल को पकड़ा, उसको खींचा, अगर वो टूट गया तो वो ओरिजिनल ह्यूमन हेयर है। अच्छा। और जिसमें लास्टिंग सिटी आई, वो आपको पता है वो प्लास्टिक शाहपुर की तरह होता है, सही, अगर वो सही ह्यूमन हेयर है तो वो टूट जाएगा। सही, जैसे अपना बाल हम करते हैं ना ऐसे, तो खींचते तो उधर से ब्रेक हो जाता है। सही। तो ये चीज़, और दूसरा स्मेल मैं चेक करता होता हूँ, अच्छा, जैसे सही। अब अपने बालों से भी अब स्मेल आती है, इस तरह जो प्लास्टिक के होते हैं उसमें प्लास्टिक की स्मेल आती है, जो फेक होता है। अच्छा, सही। 2 तरह के हैं बाल, एक सिंथेटिक ऐसे भी आए हुए हैं जो हीट एडजस्ट कर लेते हैं। हीट एडजस्ट कर हाँ लेते हो, जी। सिंथेटिक वाले हाँ जो जी, हैं, सही। उसमें आप बस डाई नहीं कर सकते, उसमें आप वॉश भी कर सकते हैं, हाँ। और कर्ल्स, स्ट्रेटनिंग सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा। उसकी ये होता है कि वो 10,000 से स्टार्ट होते हैं या 15,000 से, अच्छा। और 30 तक। और लोग होते हैं उसी last। को समझ रहे होते हैं कि वो रियल ह्यूमन हेयर है हाँ या जी। वो रियल वाली एक्सटेंशन जी, है। काफी हाँ। लोग ऐसे भी सेल करते हैं, उन्हीं को ह्यूमन उन्हीं को रियल बना 100% के जो है वो ओरिजिनल शेयर बोल के करते सेल हैं। कर देते हैं। सही, बिल्कुल तो लेकिन होते सिंथेटिक हैं वो, सही। लेकिन वो दूसरे वाले लेने से वो बेहतर है कि आप वो ले लें। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि रियल जो एक्सटेंशंस होती हैं आप वो ले लें, जो ह्यूमन हेयर की बनी हुई हाँ जी। एक्सटेंशन होती हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं। लेकिन मसला ये दानिश, इतनी महंगी एक्सटेंशन। नहीं, डिपेंड करता है आपको, अगर आप उसमें ये भी है ना कि आपके अपने बाल डैमेज नहीं होंगे। हाँ। जो ज़्यादा, जो 30,000 50,000 नॉर्मली आती है वो तो क्लिप ऑन होते हैं, और जो दूसरी लाखों में जाती है वो तो फिर आपको पता है पूरी वो विग होती है जो
बिल्कुल यहाँ से ऊपर से आपके अपने बाल कवर कर दिए, फ्रंट से निकाले और ऊपर लगा लिया, सही। तो वो वाले फिर आते हैं, वो बहुत कम लोग लेते हैं। अच्छा, उसमें लोगों को, खवातीन को परेशानी भी होती है, वो जो मैंने सुना वो जो बिग वाली एक्सटेंशंस होती हैं वो पूरी बस आपने ऐसे जो है वो वेयर कर ली, उसके ऊपर वो नेट सी लगी हुई होती है और फिर वो आपने वेयर कर ली, आपको मेरे ख्याल में शायद फ्लिक भी जो है वो उसको हेयर डू करने की, मतलब उसको ब्लो ड्रायर करने की जरूरत नहीं पड़ती फ्लिक को भी, तो बस वो आपने ऐसे कैसे एडजस्टेबल होती है। लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा उससे प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं नहीं वी कांट वेयर दैट, हाँ वो इरिटेट करती है। बहुत सारी खवातीन को सर दर्द भी हो रहा होता है उसकी वजह से, बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं, तो वो ये इशू है। अच्छा, ये तो हो गई हेयर एक्सटेंशंस। अभी ये बताएं जो आजकल हेयर डू हैं, नए ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल क्या हैं आजकल? आजकल ज़्यादा स्लीक लुक चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल स्लीक, क्योंकि आपको पता है समर चल रहा है, तो अगर आप ओपन हेयर स्टाइल फ्रंट से रखोगे तो वो फेस पे आएगा, तो वो एक तो पहले फेस वेटिंग होता है, जेल बैक टाइप चल रहा है सारा, सही। अगर आपने हाइट देनी यहाँ से दे दें, यहाँ से बिल्कुल स्लीक लुक में। अच्छा, अब जैसे आपने किया हुआ है, हाँ, सेम ऐसे ही, और या बिल्कुल टाइट स्लीक जो होता है वो वाला हेयर स्टाइल। सही, बिल्कुल। दानिश देख के मुझे हंस रहा है कि ये मैंने कहा आपने यही स्टाइल किया हुआ, मैंने फौरन से ऐसे किया, ये देखिए जी। और दूसरा ज़्यादातर आजकल वो बन ही चल रहा है, हाँ, साइड्स पे फ्लावर्स करके, बिल्कुल हाँ। स्लीक लुक करके। अच्छा, ये जो साइड पे जो फ्लावर्स लगा रहे होते हैं, मैं देखती हूँ बड़ा प्यारा सा वो हेयर डू लगता है। ये क्या वेडिंग का ट्रेंड है या इवेंट्स पर भी आप वेयर कर सकते हैं या सिर्फ साड़ियों तक ही है? इवेंट्स पे आप मैक्सी के साथ कर सकते हैं, शलवार कमीज के साथ नहीं सूट करता। अच्छा, मैक्सी के साथ हो गया, लहंगा चोली के साथ हो गया, या फिर ब्राइड्स के भी अच्छा लगता है। अच्छा, परांदे भी बीच में भी बड़े इन हुए थे, अभी क्या है ट्रेंडिंग में है परांदे? अच्छा, सही। परांदे लाइक वो जो पहले एक होते थे ना प्रॉपर पीछे से वो चुटिया वाले, वो नहीं, अब वो पोनी टेल पोनी करके, हाँ, तो उसके ऊपर से परांदा, अब परांदा भी नहीं, वो लेस होती है। अच्छा, और वो बांधने का वो ऐसे करके उसके सराउंडिंग में रिबन टाइप जो है वो बांध लेते हैं। ओके, सही, राउंड में। अच्छा, शॉर्ट हेयर और लॉन्ग हेयर फैशन में क्या है? वैसे आजकल शॉर्ट चल रहे हैं, हाँ सही, बिल्कुल शॉर्ट हेयर, हाँ, लेकिन यू प्रेफर लॉन्ग हेयर्स, फिर उसके बाद लोग एक्सटेंशन ढूंढते हैं। दैट्स द पॉइंट। पहले आप शॉर्ट हेयर करा लें, पहले मैं भी ये बहुत करती थी, मैं हमेशा जो है वो जैसे ही समर सीजन शुरू होता था फौरन से शॉर्ट हेयर्स, उसके फौरन बाद फिर ये टेंशन होती थी कि अब तो हर ड्रेस के ऊपर तो शॉर्ट हेयर नहीं चलेंगे, तो अब क्या करें, तो फिर मैं वही एक्सटेंशन जो है वो लगाने की कोशिश करती, मगर मुझसे कभी नहीं लगती, दानिश मुझसे नहीं लगती एक्सटेंशन, आई कांट वेयर एक्सटेंशन, मुझसे नहीं लगती, मुझे लगता है जैसे चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रही है मुझे, या प्रॉब्लम हो रही है, कवर हो जाता है ना, जैसे बैक कॉम्ब करना पड़ता है बालों को, फिर क्लिप्स लगाओ तो वो खींच पड़ती है, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब जो है वो हेयर कट नहीं कराती हूँ, फिर बाद में मुझे ये रेग्रेट होगा, ओहो अब मुझे लॉन्ग हेयर चाहिए, तो मैं क्या करूँ। चले जी, दानिश ये बताएं कि जो मेकअप के स्टाइल है वो क्या इन है आजकल, जब इवनिंग में, मतलब गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है ना कि जब आप इवनिंग में कहीं जा रहे होते हैं, तो वो मेकअप आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आप कैसा मेकअप करके जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है कि वो थोड़ी देर बाद इवनिंग हो जाने, मतलब लेट इवनिंग हो जाती है, फिर उसके बाद उससे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी सी फील हो रही होती है, तो किस तरह का मेकअप करके जाएंगे? आजकल वैसे ज़्यादातर चले हैं सनब्लॉक, टिंटेड सनब्लॉक। अच्छा, उसमें ये होता है कि फाउंडेशन ऐड होती है, दानिश बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करता है अगर वो टिंटेड सनब्लॉक, आप वो लगा के उसके ऊपर पैनकेक लगाएं। अच्छा, पैनकेक लगाएं, उसे अच्छे से कवर कर लें पाउडर से, तो अच्छे से कवर करके तो सिंपल आप टिंट हो गया वो लगा लें, और मस्कारा कर लें, और आईब्रो, जो समर की लुक यही अच्छी लगती है, बहुत हैवी लुक नहीं, सिंपल सी बेस सेटल सी और टिंटेड फेस हो जाए, सारा नोज पे टिंट हो जाए, चिक्स पे हो जाए, लिप्स पे सेम, और आईज हल्की सी ब्राउनिश में, और बाकी मस्कारा। अब दानिश, अब किसी की स्किन स्मूथ नहीं है, ठीक है, किसी की स्किन जो है वो धूप से झुलस के टैन हो गई है, तो वो कौन सा फाउंडेशन यूज करे, समर मेकअप कैसे करे? उसके लिए करेक्टर पहले अप्लाई करें फेस पे। हाँ, जरा पूरा प्रॉपर पहले अगर आपकी स्किन टोन इधर से और है, इधर से और है, टू टोन है, उसके लिए पहले ऑरेंज करेक्टर जो होता है वो लगा के स्किन को एक जैसे करके उसके ऊपर आपने फिर अपनी स्किन टोन के साथ की फाउंडेशन लगानी है। अगर आपकी स्किन टोन लाइट है तो आप उसमें और लाइट करें, वो नहीं, आपकी जो नॉर्मल टोन है उसी के साथ की टोन लगाएं। फिर उसके ऊपर जो फेस पाउडर है उसको आप लाइट टोन में कर सकती हैं, और कंसील लाइट टोन में कर सकते हैं, तो उसे सेटल। अगर आप फेस पे पहले टू टोन में स्किन, उसके ऊपर और लाइट लगा लेंगे तो वो और ज़्यादा फील होगी, क्योंकि यहाँ से आपकी डार्क है, यहाँ से लाइट है, तो वो जब इसके ऊपर डार्क के ऊपर लाइट लगेगा तो वो ग्रेश में आ जाएगा, ग्रे टोन लगेगा। तो आप ऐसे करें कि उसको मैच करें कि आपकी स्किन टोन के साथ मैच हो जाए।
अच्छा, मतलब स्किन टोन के साथ वो मैच जी हो जाए। सही फिर ऊपर पैनकेक जो है वो लाइट लगा लें। सही। अच्छा, पीच के शेड आजकल बहुत इन है, तो आप अपने क्लाइंट्स को जो मतलब पार्टी में के लिए जब वो मेकअप के लिए आती हैं, या ऑब्वियसली ब्राइड्स आल्सो, तो पीच शेड लगाते हैं आप उनको या पिंक शेड लगाते हैं? क्योंकि दानिश क्या होता है कि पीच और पिंक में थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क जी। होता है, तो क्या होता है कि जब लोग ब्लश कर रहे होते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लश हो जाता है, और फिर वो आप देखिए यहाँ ब्लश लगने के बाद ना स्पॉट्स से बन रहे होते हैं स्किन पे, होते हैं, जी। वो स्किन के स्पॉट्स नहीं होते, वो ब्लश की वजह Blush से होते हैं, होते हैं। शायद वो स्वेटिंग और वो सारी चीज़ें जी, उधर जी। मिक्स हो जाती Mix हो हैं। जाता तो है। किस तरह से लगाना चाहिए ब्लश? ब्लश सिंपल, आप शेड पूछ रहे हैं कौन सा हाँ, use करना शेड चाहिए? कौन सा लगाएं और कैसे अप्लाई अच्छा, करें कि जो- वो ये जो मैं कह रही हूँ ना, जो जी, ये जी। स्पॉट स्पॉट से बन जाते हैं ब्लश लगाने के बाद, हाँ जी। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की स्किन होती है और ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। स्वेटिंग की वजह से जब आपके फेस पे पसीना हाँ, आया होगा, शाइन आती है, हाँ, हाँ पसीना जी, आता है, तो हाँ। आप जब वो ब्रश के साथ लगा रहे हो तो ब्रश ने ना साथ से फाउंडेशन उठा देना है, हाँ, वहाँ पे वो स्किन नीचे से फिर फील होगी, Feel होगी, तो इसलिए हाँ। लगता है कि स्पॉट्स आ गए हैं। तो ये कि पहले आप अच्छे से पाउडर से उसको सेट कर लें, हाँ, जब आपका फेस फुल ड्राई हो तो उसके बाद आप ब्लश करें, और ब्लश आजकल इस जगह पे ज़्यादा, यहाँ से अच्छा, ये चीज़ ओके, सही। यहाँ पे ज़्यादा, और पिंक शेड चल रहा है। पिंक शेड चल रहा है, Pink। सही। और इस जगह पे नहीं लगा, इस जगह पे भी लगाना है? हाँ जी, इधर भी अच्छा, लगाना अच्छा, है हाँ। और इधर भी, ज़्यादा ये चीज़। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ये अच्छा चीज़, लग रहा है। सही सही। चल और भी वो रहा है। उसके साथ साथ वो कॉन्टूर भी हो जाता है ना? हाँ जी, contour अब ना वो कॉन्टोरिंग नहीं चल रही है जो यहाँ पर आप देखते थे कि पहली जी। वो यहाँ से एक लाइन खींच के जो कॉन्टोर करते थे, जी। अब ब्लश के साथ ही ब्लश के वो साथ ही कॉन्टोर है कि smudge हल्का हो जाए हल्का सा, सारा हाँ, सब, जी। वो बिल्कुल ब्लश एक कर लिया। आपने कंटूर इधर से कर लिया लाइट सा, हाँ। पिंक को लेके हाँ। उसको स्मच कर लिया, हाँ। ताकि ब्राउन और पिंक वो मैच हो जाए, सही तो उसमें एक लुक भी आ जाएगी और वो चिक्स की भी लुक अच्छी आ जाएगी। सही। तो ये बताएं कि पार्टी मेकअप जो है उसकी लुक कैसी रखनी चाहिए? पार्टी मेकअप ज़्यादातर क्लाइंट्स तो कहते हैं हैवी हो, अच्छा, हैवी मेकअप। पार्टी मेकअप भी? हाँ जी, पार्टी मेकअप भी हैवी। अच्छा, सही। बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं सेटल सी लुक, नो मेकअप लुक चाहिए, लेकिन फिर भी वो वो बाद असल में कह उनका देते हैं। ये होता है ना कि अगर नो मेकअप लुक हमें चाहिए पार्लर जाके, सलून जाके, तो जी। हम आई क्यों हैं, हमें तो हाँ, वो खुद ही ज़्यादा कर मेकअप लें। चाहिए। हालांकि पार्लर में, सलून में जो ये एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, बड़ा अच्छा नो मेकअप लुक जो है वो बना के जी, देते जी। हैं लोगों को, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि नहीं, हमें तो डार्क वाला Dark मेकअप makeup चाहिए। कभी हुआ है कुछ ऐसा हुआ है, बहुत दफा कि होता है। आप सोच रहे हो कि इनके ऊपर ये नो मेकअप लुक बहुत सूट कर बहुत रही सूट करेगा। है, मगर मैं कैसे कहूँ? वो फिर आगे कहती है कि वही बात होगी ना कि हम लोग खुद ना कर लेते हैं ऐसा इतना सॉफ्ट मेकअप, तो ऐसे वैसे। ये लिपस्टिक तो हम भी घर में लगा जी। सकते थे, इतनी लाइट लिपस्टिक भी लाइट, मेकअप में अगर आपकी आईज हैवी है तो लिपस्टिक लाइट, और ज़्यादातर क्लाइंट्स ऐसे करते हैं कि आईज भी हैवी और साथ लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा हैवी, ओके, तो वो सूट नहीं करता। वो सूट नहीं करता। जी, अगर आप आईज हैवी करवा रही हैं तो लिपस्टिक जो है वो उसको लाइट टोन में रखें, अगर लिपस्टिक डार्क करवा रही हैं तो आईज को थोड़ा डल में रखें। आइस फिर को सूट थोड़ा करता है, डल में जी। रखें। अच्छा दानिश, बिल्कुल शो का टाइम जो है वो एंड अप होने वाला है, जल्दी से आपने मेकअप टिप्स शेयर करनी है लोगों के साथ, तो कर दें कि लोग मेकअप करने में क्या गलती करते हैं वो गलतियां ना करें। बस ये कि गर्मियों में एक अच्छा सा प्राइमर लें, हाँ, प्राइमर लगाएं, और जिनके स्पॉट्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, उनके लिए प्राइमर मस्ट है। वो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे वो डेंट्स फील हो रहे हैं, हाँ। प्राइमर लेके प्राइमर लगा के उसको 5 से 10 मिनट छोड़ दें ताकि वो फिल अप हो जाए सारा, तो उसके ऊपर फिर फाउंडेशन लगानी है, बहुत लाइट हाथ से, हाँ। बिल्कुल लाइट प्राइमर लगाया, फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन लगाया सही। जी। फिर उसके बाद कंसीलर लगाना है, और सिंपल जो पैनकेक है मेबीलाइन का बहुत अच्छा है आजकल, अच्छा, सही, बहुत बेस्ट है मेबीलाइन हाँ, का। सही। और वो फाउंडेशन केकी नहीं होता हाँ होगा, जी, बहुत सही, सेटल रहता है। और फाउंडेशन मसल मिसबा की ओके। सबसे बेस्ट है, हाँ। उसका आइवरी शेड है, वो सब स्किन पे सूट करता है, सही, फेयर। हाँ, और कंसीलर तो मिस रोज का भी अच्छा है, सही। और भी काफी ब्रांड्स हैं चलें, हाँ, पाकिस्तानी। मतलब कंसीलर हो गया, फाउंडेशन हो गया, होगी और पैनकेक हो गया, ये सही। मस्ट चीजें हैं तीन, और प्राइमर। प्राइमर जी, तो ये ये चीज़ें। गर्मियों में बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं, उसकी प्राइमर heavy जो look है ना नहीं हो आपकी जाएगी? स्किन को लॉक नहीं, कर प्राइमर देगा। तो, लेकिन फाउंडेशन भी, पैनकेक भी, ये थोड़ा वो नहीं हो जाएगा? फाउंडेशन लाइट सी करके, अच्छा, अगर फाउंडेशन नहीं करते तो आपको मैं बताया था जो हाँ, सन ब्लॉक है, आप सन ब्लॉक कर लें, वो टिंटेड, सन ब्लॉक यूज कर लें, हाँ, ये ज्यादा उसके ऊपर बेहतर फिर है। उसके साथ कंसीलर कर ले लाइट सा, हाँ। वो कवरेज अच्छी दे देगा। सही। और पैनकेक से उसको लॉक कर लें, या Pancake पाउडर से। यूज करना है, पाउडर कर लें, जो बेकिंग पाउडर्स होते हैं सही, उनसे लॉक कर लें बस। सही। शुक्रिया दानिश, Welcome. और बेस्ट विशेस फॉर योर सलून ऑल्सो। रंगमियार खान में इनका सलून है, और बहुत अच्छे जो है वो मेकअप आर्टिस्ट है, और बहुत सारे लोग जो है इनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, इनके मेकअप जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होते हैं, ट्रेंडिंग होते हैं। तो आज हमने सोचा कि इनको आपसे मिलवाते हैं। चलिए जी, शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है, आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग सीरियस 10।